तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेडीपी क्लासेस। बच्चों आज करेंगे +1 साइंस के लिए नया यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और ये बच्चों यूनिट नंबर 5 है। पहले 4 यूनिट टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं बच्चों, वो प्लेलिस्ट के जरिए उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास समझकर चले बच्चों। क्या अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा पहले 4 यूनिट्स में, वहां पर हमने बच्चों एक पॉइंट सोर्स लेकर चले थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन की ओर मूव करवा रहे हैं बच्चों, वो एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट साइज मींस उसकी अपनी डायमेंशन, कोई डायमेंशनलेस एक छोटा सा पॉइंट है। ओके, बट अब जो इस यूनिट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा बच्चों एक फाइनाइट साइज। मींस उसके अंदर वेरियस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, या आप बोल दो पार्टिकल्स बीइंग टुगेदर, इकट्ठा करके सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठा करके एक फाइनाइट साइज बन गया। उस ऑब्जेक्ट को हम डील करेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर। ओके बच्चों, तो उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। ये टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे। पर इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत छोटी छोटी सी वैल्यूज है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स है जिनको हमने पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनाइट साइज समझ आपको आ गया बच्चों। डील में लिखेंगे तो वो होगा कोई रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन जिसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाए तो वो अपने डायमेंशंस को चेंज ना करे, अपनी शेप को चेंज ना करे। बट वैसे भी अगर आप देखो कोई कोलिजन होती है तो बच्चों थोड़ी सी, हर एक कोई भी फाइनाइट बॉडी हो, अगर उसकी कोलिजन हो रही है और एक हैवी कोलिजन हुई है, दो गाड़ियों की आपस में कोलिजन हुई है बच्चों, तो एट दैट टाइम उसकी शेप में चेंजेस आ जाती है ड्यूरिंग द कोलिजन के बाद। तो बच्चों वो जो कोलिजन होगी वो थोड़ी बहुत होगी। मींस उसके जरिए, उस कोलिजन के जरिए बच्चों जो डायमेंशन में चेंजेस आएगी वो थोड़ी बहुत होगी। उसको हम नेग्लिजिबल काउंट करेंगे और मानकर चलेंगे कि जो भी हम फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगाएंगे बच्चों, वो उसकी डायमेंशन को चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज करता भी है तो बहुत थोड़ा सा करेगा, जिसके साथ उसकी शेप को हम ओवरऑली नेग्लिजिबली काउंट करेंगे कि वो शेप में चेंज आया है, वो शेप सेम रहेगी। तो वो सच बॉडीज बच्चों कौन सी होती हैं? रिजिड बॉडी, जिनके ऊपर अगर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो शेप में चेंज नहीं आता। क्लियर? ओके, तो अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों थोड़े से छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। फर्स्ट है सिस्टम। सिस्टम मीन्स कोई बॉडी या सेट ऑफ बॉडीज। सेट ऑफ बॉडीज या बॉडी मीन्स व्हाट? जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बीइंग टुगेदर। मीन्स फाइनाइट बॉडी मीन्स कोई फाइनाइट साइज। ओके, तो वो कोई सिस्टम होगा। सिस्टम मीन्स जैसे कोई भी एक गाड़ी, उसका अगर हमने छोटे छोटे पार्ट्स पहले पढ़ते आ रहे थे, स्टार्टिंग से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, किसी टायर का पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया किसी टायर का, अगर वो मूव कर रहा है तो अब वो छोटे छोटे से टायर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स बीइंग टुगेदर तो एक टायर बन गए, तो एक वो बॉडी बन गई। और ऐसी बहुत सारी, वो चारों टायर्स मिलकर एक गाड़ी बन गई, एक गाड़ी के साथ लगे हुए हैं। तो गाड़ी का अपना वेट भी है, गाड़ी का अपना मास भी, उसकी कोई मेटेलिक बॉडी भी है। वो सारा एक सिस्टम, जहां एक बहुत सारे बॉडीज बीइंग टुगेदर एक सिस्टम बन जाना, एक कोई चीज का बन जाना। तो बच्चों वो है सिस्टम जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके साथ बच्चों बनना एक बॉडी का। और जहां तो सिस्टम उसे भी बोल दे बॉडी को, जहां अगर हम गाड़ी की बात करें तो 4 टायर्स, एक मेटेलिक बॉडी मिलकर सारा भी एक बन जाना, वो भी एक क्या है? सिस्टम है, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं बच्चों। वो कौन सी चीज है? वो एक सिस्टम है। ओके, उसके बाद है बच्चों इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस क्या है? वो फोर्सेस जो कि उस बॉडी के, उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। देखो, अब तक आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो बच्चों वो मूव कर गया।
ओके अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल फोर्सेस नहीं होगी क्योंकि एक पॉइंट है, एक ही तो पार्टिकल है जिसके ऊपर मूवमेंट हो रही, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। ओके अब क्या होगा, एक फाइनाइट साइज होगा, कोई बॉडी होगी फाइनाइट साइज, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे बीइंग टुगेदर, ये एक सिस्टम हो गया। इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे बच्चों, बहुत सारा फोर्स अगर हम लगा रहे हैं या फिर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, उसके जरिए क्या होगा कि पहले के ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो भी पार्टिकल्स यहां पर होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा, वो दूसरों के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जब वो पहले वाले ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बच्चों को उसके एक्शन का वो रिएक्शन देंगे। ये इसके ऊपर फोर्स, जैसे ये पार्टिकल है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये उसको रिएक्शन देगा कि अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा, रिजिड बॉडी है, हार्ड बॉडी है, एक पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर वो पहले से ही कन्फाइंड किए गए हैं सभी के सभी पार्टिकल्स। तो देयरफॉर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे जब ये फोर्स लगाएगा तो पार्टिकल्स यहां से यहां पर मूव नहीं करेंगे, तो रिजिड बॉडी है, डिफॉर्म नहीं होगी, शेप में चेंजेस नहीं आएंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। तो जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स लगा, इसने दूसरे के ऊपर लगाया, तो जो दूसरे के ऊपर लगेगा वो उससे अगले वाले पे लगाएगा, उसके अगले वाले पे लगाएगा। देयरफॉर जब ये इसके ऊपर एक्शन लगाएगा तो ये अपनी पोजीशन से नहीं रहेगा, उससे रिएक्शन दे रहा है, तो देयरफॉर फोर्स जो है वो आगे आगे मूव करता जा रहा है, पोजीशन से ये चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर जो पार्टिकल्स बच्चों आपस में फोर्स लगाएंगे, जैसे ये इसने इसके ऊपर लगाया तो ये उसको रिएक्शन देते वक्त इसके ऊपर लगाएगा, तो देयरफॉर जो पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाते हैं तो उसे बच्चों हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। समझ में आ रही? सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, और वो ऑलवेज कैंसल ईच अदर। अब देखो मैंने फोर्स नहीं लगाया, पार्टिकल सारे अपनी पोजीशन पर है, एक जगह के ऊपर है, वो एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बॉडी आगे मूव नहीं कर रही, सिस्टम आगे मूव नहीं कर रहा। जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स आपस में ट्रांसमिट करता करता इस बॉडी को आगे मूव कराएगा, बट ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, वो उसके ऊपर, देयरफॉर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे इफेक्ट। ओके तो ये बॉडी पूरी मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस एक्सटर्नल फोर्स, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल ईच अदर कर देते हैं। तो बच्चों लास्ट वाला है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अब कौन सा हुआ, वो फोर्स जो किसी बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करता है। ओके क्लियर हो गया? तो सभी के थिंग्स ये जो पढ़ी है हमने इसको माइंड में रखो, ये लगातार आगे कंटिन्यू चलेंगे। अब बच्चों हमारे पास है कि मोशन किस किस तरह के होते हैं। पहला मोशन देखो, हमारे पास 3 तरह के मोशंस है। जैसे कोई भी बॉडी आगे मूव करेगी, पॉइंट थी पहले, पॉइंट को हम रोटेट कैसे करवाएंगे, रोटेशनल मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा मूव। तो हमें क्या चाहिए, एक फाइनाइट साइज की बॉडी चाहिए। जैसे हमारे पास फाइनाइट साइज की बॉडी आएगी, उसके ऊपर हम फोर्सेस लगाएंगे, इंटरनल तो कैंसल आउट हो गए क्योंकि फाइनाइट साइज है, अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट, एक्सटर्नल फोर्स के साथ बॉडी मूव करेगी। अब बॉडी की मोशन कैसी, बॉडी कैसे बॉडी मूव करेगी, तो वो सभी की सभी थिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों सबसे पहला मोशन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। पढ़ा था, याद है कुछ? सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर। सेकंड है रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। समझ में आई? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे बच्चों, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जब वो पार्टिकल्स मूव करें तो हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे आप कि जब कोई भी पार्टिकल्स किसी भी मोशन, किसी भी तरह से मूव करे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी डायरेक्शन को मूव करे,
तो एट दैट टाइम अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ सारे के सारे पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट के मूव कर रहे हैं, तो देयरफॉर एट दैट टाइम दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, कोई बॉडी है, ये ऐसे बॉडी, इसका ये क्या है, एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास। ओके, अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास बच्चों, अब ये बॉडी है, इसका एक मैंने सेंटर में से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल दिया। ये बॉडी है, इसके अंदर सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया कि जिसके अराउंड ये बॉडी घूम सके। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के भी। अब आपसे मैं पूछूंगा बच्चों, ध्यान से समझना, इसका एक पार्टिकल है ये, एक पार्टिकल है ये P1, P2, P3 मान लिया जाए, ये पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमेंगे। जब ये घूमेगा बच्चों, तो ये घूमेगा इस एक्सिस से इतना रेडियस लेकर। तो देयरफॉर ये जब घूमेगा तो एक्सिस रोटेशन ये रहा, तो ये पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये पूरी बॉडी घूमेगी। सो देयरफॉर P1 यहां है, फिर P1 यहां होगा, P1 इधर होगा और फिर P1 यहां होगा। सेम उसी तरह से अगर ये पार्टिकल है तो बच्चों ये मूव करेगा, जैसे ये बॉडी घूमेगी तो इतना रेडियस रखता हुआ ये पार्टिकल यहां पर है। फिर जब ये बॉडी पीछे को जाएगी तो ये पार्टिकल यहां पर, फिर यहां पर और फिर यहां पर, फिर यहां पर। रेडियस क्या रहेगा, सेम। जब ये यहां पर पार्टिकल है, जब ये पूरा घूमेगा, पूरी ये शीट घूमेगी ऐसे, तो एट दैट टाइम क्या होगा बच्चों, ये अपने साथ इतना रेडियस लेकर घूमेगा। तो ये रेडियस इससे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों इसके अंदर आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज है जो कि सेम है। यहां पर सेम क्या थी, यहां पर सेम थी वेलोसिटी, लीनियर। यहां पर कौन सी सेम है, कौन सी चीज सेम है, समझो। जब ये बॉडी घूमेगी तो बच्चों सारे के सारे पार्टिकल्स घूमेंगे। ऐसे तो है नहीं कि पार्टिकल्स यहां पर से आगे चला गया, बहुत तेजी से घूम रहा है, एक पार्टिकल्स बहुत स्लोली घूम रहा है। सो देयरफॉर एक चीज ऐसी है जो कॉमन रहेगी, वो क्या है, ओमेगा, और V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। अब देखो ओमेगा रह रहा है सेम, जब ये घूमेगा मींस कितनी स्पीड के साथ ये घूम रहा है, मींस यहां पर ये जो एंगल है ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है इस फिक्स्ड एक्सिस के साथ। तो ये लगातार बच्चों ये क्या रहेगा, इतनी स्पीड के साथ घूमेगा जब ये। सो देयरफॉर ये जो एंगुलर स्पीड है मींस पर सेकंड के अंदर कितना टाइम लिया उसने एक रेवोल्यूशन को खत्म करने में, तो बच्चों वो रहा उसका एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रहेगी सेम, और जिनकी ये सेम है बच्चों तो वो मोशन कौन सा है, रोटेशनल मोशन। तो देयरफॉर यहां पर एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यहां पर वेलोसिटी सेम है। बट अब ध्यान से समझो, एंगुलर वेलोसिटी सेम तो रोटेशनल, इसके अंदर क्या लीनियर वेलोसिटी सेम है, v सेम है, नहीं। अब ये जो पार्टिकल होगा बच्चों, ये जो घूमेगा ऐसे, तो इसका r है लेस, तो ये रही सेम, ओके। बट जिसका r लेस है उसकी v की वैल्यू लेस होगी। तो जो ये दूर वाला था P3 वाला, इसका भी बच्चों ये सेम है, सभी का सेम है, बट इसका r ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसकी v की वैल्यू ज्यादा। सो देयरफॉर रोटेशन के अंदर आप याद रखो ओमेगा सेम रहता है, और वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी कौन सी, जैसे ये लीनियरली मूव कर रहा है, इसका यहां पर जाना, 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 यहां पर जाना, यहां पर, तो ये लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर यहां पर एंगल पे लगेगी, जो फिक्स पॉइंट के ऊपर जो लगेगी वो है एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात। और ये बॉडी बच्चों ऐसे ही एक्सिस है, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, पूरा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे घूमेगा, ये सारी बॉडी है, उसके ऊपर पार्टिकल्स जो ऐसे घूम रहे हैं इसके अराउंड। समझ में आ गई बात।
तो ये हो गया रोटेशन। अब तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या, जिसके अंदर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों ही चल रहे हो। ओके, अब वो केस कौन सा होगा, जैसे एक बॉडी से, एक हाइट से किसी सिलेंडर को मैं रोल करूं तो वो नीचे को आ जाए। जब वो यहां से नीचे को आएगा, एट दैट टाइम क्या होगा बच्चों, रोटेशन भी होती जाएगी और साथ साथ क्या होगा, इसकी जो जगह थी वो भी लगातार चेंज होकर आगे चलती जा रही है। रोटेशन भी हो गई, रोटेशन भी होगी, और साथ साथ ये जो फिक्स्ड पॉइंट था ये साथ साथ आगे भी चल रहा है। सो देयरफॉर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों है। इस वाले केस में फिक्स्ड पॉइंट जो है, जो उसका सेंटर ऑफ मास, जो कि मैं अभी बताऊंगा बच्चों, जिसके ऊपर हम पहुंच रहे हैं, वो आगे के चलता गया तो वो ट्रांसलेटरी हो गया। जिसके ऊपर वो फिक्स जगह पर है तो रोटेशनल हो गया। तो यहां पर वो साथ भी चल, घूम भी रहा है बस साथ साथ चल भी रहा है, तो देयरफॉर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपने कंक्लूजन में क्या बोलोगे, तो आपने क्या समझा बच्चों, ध्यान से समझना। तीनों का मैं लास्ट रिजल्ट बोलूंगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी भी बॉडी का फिक्स्ड, तो वो है बच्चों रोटेशनल मोशन। सेकंड, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है तो वो है ट्रांसलेटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। जैसे ये वाला केस था। अब यहां पर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही नहीं, या फिक्स्ड ही नहीं है, क्योंकि रोटेट तो यहां पर कर नहीं रही, कोई पाइवोटेड फिक्स्ड पाइवोटेड पॉइंट नहीं है, तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन साथ में आप ऐसे ही बोल सकते हो, पाइवोटेड पॉइंट। ओके, जिसका पाइवोटेड पॉइंट नहीं, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो बच्चों वो ट्रांसलेटरी है, चाहे उसको ट्रांसलेटरी बोल लो, चाहे उसको दोनों का कॉम्बिनेशन बोल लो। यहां पर फिक्स पॉइंट नहीं था। और जिसका पाइवोटेड या फिक्स पॉइंट है, तो बच्चों वो कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। याद रखो इस चीज को, मारो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद सेंटर ऑफ मास को करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अब इसको समझो। कोई बॉडी है हमारे पास, कोई सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स का कोई ना कोई मास होगा। तो अब मैं क्या बोलूं कि उन सारे मास जो सारा उस बॉडी का है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता हुआ, कि सारे का सारा मास जिस तरह से फैला हुआ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऐसा फील हो कि सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है, बैलेंस्ड हुआ है उस पर्टिकुलर मास के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी कोई ना कोई मास होगा। सो देयरफॉर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मास है, जहां पर उस सारे के सारे फाइनाइट बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट कर रहा है, तो बच्चों उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑल दैट मास। तो वो मोस्टली ज्यादातर क्या होगा, उसी सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट होगा, मोस्टली सेंटर पे कहीं पर होगा। डिपेंड है कि बॉडी जो है उसकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो मोस्टली सेंटर पे पाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल ठीक वाली सेंटर वाली पॉइंट होगी वहां पर। एसिमेट्रिकल थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, और बहुत रेयर चांसेस पे ऐसा होगा बच्चों कि वो जो सेंटर ऑफ मास है वो उस पार्टिकल के अंदर ना हो, कहीं और भी हो सकता है। जैसे कि रिंग है, रिंग का अभी टायर है, तो टायर ऐसे कुछ ऐसे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके इस जगह पर नहीं होगा, कहीं यहां पर लाई करता होगा, इसके फिक्स सेंटर पे। ओके, तो बच्चों इसका मतलब पूरा कंसंट्रेट यहां पर, इसका मतलब अगर मैंने इसको फिक्स्ड करके यहां पर अटकाना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक थ्रेड के साथ ऐसे सिस्टम अपनाऊंगा, और यहां पर अगर मैं फिक्स्ड किसी पाइवोटेड पॉइंट के साथ इसको रख दूं, तो सारा मास इसके ऊपर ऐसे इस पॉइंट के ऊपर लाई कर जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास है, जिसके बाद इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों कि सेंटर ऑफ मास क्या है, कुछ उस पूरे सिस्टम का
ऐसा पॉइंट जो कि रेयरली बाहर हो, ज्यादातर उस सिस्टम के अंदर ही होता है, जहां पर उस सारे के सारे पार्टिकल्स जो इस फाइनाइट साइज के हैं उसका मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता हो। जो वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसके ऊपर जो मास होगा, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे उस सारे मास का कंसंट्रेटेड पॉइंट ये है, सेंटर ऑफ मास ये रहा उस पूरे के पूरे पार्टिकल के मास का। तो क्लियर? तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर मैं फोर्स अगर लगाता जा रहा हूं किसी भी तरह से, एक्सटर्नल फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर मैं लगाऊंगा, तो बच्चों वो इस पूरी पूरी बॉडी के ऊपर लगाए जाना, या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ऊपर अगर मैं लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर मास लगाने का मतलब अगर इसका सेंटर ऑफ मास हिल गया तो देयरफॉर ये बॉडी मूव कर गई। समझ में आई बात? अगर इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, क्यों? ताकि ये मूव कर सके। तो इसको मूव करने का मतलब क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास का मूव करना। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी? एट दैट दिस इज दैट पॉइंट ऑन विच इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी आर supposed to be applied on this center of on this part on this point which we may called as the center of mass, then the body will behave in the same manner as is done by this external forces। कि जैसे ये एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर कोई फोर्स लगाकर इसको मूव करवा रहे हैं, तो ये तो पूरे पूरे पार्टिकल्स के ऊपर कहीं पर भी लगाया जा रहा है फोर्स, अगर ये इसी पॉइंट के ऊपर लगाया जाए तो एट दैट टाइम भी बॉडी उसी तरह से मूव करेगी या उसी तरह से बिहेव करेगी जैसे कि ये ऐसे कर रही थी। समझ में आई बात? कि यहां पर पूरे पूरे के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो बच्चों फोर्स इस पूरी फाइनाइट बॉडी के ऊपर लगाया गया, जैसे ये मूव करे, अगर तो ये फोर्स ज्यादा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स काफी अच्छा है तो ये मूव कर गया, तो बच्चों वो वाला मूवमेंट जैसी होगी वैसी ही ये होगी कि अगर ये यहां पर फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ये यहां पर फोर्स अप्लाई सारा कर दिया जाए सेंटर ऑफ मास के ऊपर, एट दैट टाइम ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसे ये पहले कर रही थी। ओके, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। देयरफॉर रेस्ट का मतलब क्या कि ये जो फोर्स जितना इसको चाहिए था मूव करने के लिए उतना एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं दिया, तो वो बच्चों अगर आप ऐसे यहां पर अप्लाई करो या सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई करो तो वो सेम ही थिंग रहेगी। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स काफी अच्छा है जो कि इसको मूव करवा सकता है, तो यहां पर इसको मूव करवाओ या सेंटर ऑफ मास के ऊपर उतना फोर्स लगाकर मूव कराए तो वो भी सेम नेचर सेम वैसा ही बिहेव करेगा। सो देयरफॉर ओवरऑल इसका अभी रिजल्ट क्या है, मैं क्या बोलना चाहूंगा बच्चों कि हमने मूव किसको करवाना? सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास मूव कर गया तो बॉडी मूव कर जाएगी। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से समझ चुकी हो बच्चों, आप लिख लोगे। ओके, जैसे एक्सटर्नल फोर्स इस पूरी बॉडी के ऊपर लग रहा है, वो जैसा बिहेव करवाएगा इसको बॉडी को। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब अगर मोशन पूरा फोर्स अच्छा नहीं बना तो ये रेस्ट पे रहेगा। अगर अच्छा है तो ये मूव करके, जैसे ये ऐसे फोर्स लगाकर इस बॉडी के ऊपर मूव करवाया, जैसे सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाकर मूव करवाओगे तो वो भी वैसे ही फील करेगा, वैसे ही मूव करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये रहा सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों क्या करोगे? अब हम करेंगे एक आर्टिकल। आर्टिकल क्या है उसके साथ आपको और अच्छे से आएगा समझ। ओके, तो वो क्या है अभी? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल्स है किसी सिस्टम के अंदर। बस मैं क्या करूंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इसको सेटअप करूंगा। एक्स है, वाई है, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को मिलकर क्या बन गया? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इन दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। तो इस पार्टिकल का बच्चों यहां से इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हो गया r1, यहां से इसका बन गया r2। ओके, तो ये इन दोनों के बीच का ये क्या है? ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है। ओके, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अभी दोनों का कहीं इन बिटवीन होगा। अगर दोनों का ही है, अगर इनके बीच में भी कोई और पार्टिकल नहीं है तो इन दोनों का कहीं पर सेंटर पर आएगा। ओके, यहां पर आएगा।
डिपेंड है इनका मास, अगर दोनों का सेम है तो बिल्कुल ठीक सेंटर में आएगा। इसका मास थोड़ा हैवी हो गया, इसका मास थोड़ा लेस हो गया, तो ये थोड़ा हैवी की ओर आ जाएगा। कैसे समझेंगे अब आगे। तो मान लो ये उसका आ गया सेंटर ऑफ मास। अब ये इन बिटवीन द मासेस नहीं है, उस सिस्टम के अंदर नहीं है। सिस्टम ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, अब मास के अंदर नहीं है, ये हवा में कहीं पर है पॉइंट। जैसे वो टायर वाला एग्जांपल था, मास तो यहां पर रहा, तो कहीं यहां पर ऑन द सिस्टम नहीं है, कहीं पर रास्ते पर है। तो ये भी दोनों पार्टिकल्स एक सिस्टम है, बट सिस्टम के बीच का जो लाइन ज्वाइन मैंने की उसके ऊपर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, लाई करता होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से जो होगा वो क्या है बच्चों, आर वेक्टर। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे इनके ऊपर अब कोई ना कोई फोर्स लगेंगे, मान लो इसके ऊपर फोर्स लग गया F1, इसके ऊपर भी किसी तरह से फोर्स ऐसे लगा, जैसे भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2, दोनों फोर्सेस लग गए, तो ये दोनों फोर्सेस किसी बॉडी को मूव करवाएंगे। ओके। तो देयरफॉर जैसे इनके ऊपर फोर्स लगने के साथ ये मूव करे, तो अगर वो फोर्सेस मैं यहां पर ना लगाता हुआ वो यहां पर लगाऊं, तो बच्चों जैसे ये पहले मूव करते वैसे ही यहां पर अगर फोर्स लगाए जाए F1 और F2, तब भी वो वैसे ही मूव करेगा। तो अगर ऐसे मूव करने से वो नहीं हिल रहा, तो यहां पर भी फोर्स लगा दूं, वो नहीं हिलेगा। समझ में आई बात। तो दोनों हो गए। इसके ऊपर अब ये दोनों के साथ क्या आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगा ये, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स ऑन ए हमारे पास है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये क्या करवाएगा, अपने ऊपर इसकी मोशन में चेंज आएगी। तो मोशन में चेंज आएगी तो मीन्स वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी आएगी इसके ऊपर जब फोर्स लगा। तो क्योंकि फोर्स अप्लाई किया गया तो बॉडी मूव करेगी, तो बॉडी मूव किसी भी तरह, ये पार्टिकल किसी भी तरह मूव करेगा। क्योंकि F1 इसके ऊपर लग रहा है, तो ये पार्टिकल किसी भी तरह मूव करेगा, तो ये इसमें चेंज आ जाएगी पोजीशन वेक्टर में, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो देयरफॉर यहां पर मैं क्या लिखूंगा, dr1/dt, क्योंकि यही होता है पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस। अब इसके साथ डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चों हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। तो वेलोसिटी आ गई, ये आ गई पहले की। दूसरे के लिए क्या आएगी, पहले के लिए होगी तो दूसरे के लिए आएगी दूसरा v2। इसकी अब वेलोसिटी है v1, इसकी है वेलोसिटी v2, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, dr2dt। क्लियर। इतना समझ में ही है पूरा। अब क्या होगा, क्योंकि फोर्सेस ने वेलोसिटी बनवा दी, वेलोसिटी आ गई। अब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आई तो मास तो सेम है, तो मोमेंटम में चेंज होगी। तो देयरफॉर मोमेंटम में चेंज होगी तो वो किसके साथ चेंज आई, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, फोर्स के साथ चेंज आई। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ ने क्या बोला था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, मोमेंटम में चेंज लाएगा। तो ए के ऊपर वाला ये रहा, इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स, जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, इस पार्टिकल के ऊपर। देखो ये दोनों के दोनों पार्टिकल का मिलकर एक सिस्टम है, तो ये फोर्स जब इसके ऊपर लगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब इनके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी ये दोनों आपस में लगाएंगे, इंटरनल फोर्स, क्योंकि सिस्टम तो है इन दोनों पार्टिकल्स का, तो इंटरनली ये इसके ऊपर लगाएगा फोर्स और ये इसके ऊपर लगाएगा। ओके। तो जो फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है इंटरनल फोर्स, उसे मैं बोलूंगा क्या, किसके ऊपर लगा, इसके ऊपर लगा। तो 2 के ऊपर लगाया किसने, 1 ने। तो जो बी लगाएगा ए के ऊपर वो कौन सा होगा, बी लगाएगा ए के ऊपर तो वो बनेगा बच्चा 1/2, एक के ऊपर लगाया दूसरे ने। क्लियर। जब इसको 1/2 ना लिखो आप बच्चों, सिंपल इसको लिख दो बी ए और इसके ऊपर लिख दो ए बी। क्लियर। और यहां पर भी जो आप वेलोसिटी लिख रहे हो बच्चों उसको भी सही कर लो, उसको भी आप ए और बी कर लो। यहां पर भी इसको ए और बी कर लो, यहां पर भी इसको ए और बी कर लो। अब पूरी तरह से समझ में आएगी चीज, ए क्या है और बी क्या है।
क्लियर। फोर्स तो इसके ऊपर वो ए लिख लो, जो फोर्स इसके ऊपर वो बी लिख लो। क्लियर, ए बी के ऊपर रहा सब कुछ। मोमेंटम में चेंज ए के ऊपर की बात है तो फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर। एक तो फोर्स लग गया ये वाला एफ ऑफ ए, अब ये कौन सा था, एक्सटर्नल, प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है जो कि इसने लगाया इसके ऊपर, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं टोटल, ये तो फोर्स ये हो गया कि इंटरनल फोर्स ये आपस के ऊपर भी लगाएंगे, तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा, क्योंकि जब इसका एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। तो बच्चों वो कौन सा हो गया हमारे ऊपर, ए बी, ए बी आ गया, डन। उसी तरह से सेकेंड लॉ, अब जो बी के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, तो वो बन जाएगा फोर्स ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी ए, कुछ ये हो गया। पूरे सिस्टम की बात करूंगा तो पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम में चेंज है वो क्या होगा बच्चों, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंटम में चेंज आएगी वो क्या होगा, ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2, दोनों को करो ऐड, क्योंकि पर्टिकुलर ए के ऊपर मोमेंटम चेंज, बी के ऊपर चेंज, तो पूरे सिस्टम के ऊपर चेंज क्या, पी ऑफ with respect to dt with respect to dt equals to, अब f of a वेक्टर प्लस f of b वेक्टर लिख दिया मैंने। ये दोनों अब इंटरनल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वो इस साइड को वो इस साइड को था, बोला भी था इंटरनल फोर्स ऑलवेज कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। यहां पर अगर आप लिख दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैंसिल आउट शो करना पड़ेगा, तो वो कैंसिल हो गए, कुछ ये रह गया हमारे पास। अब क्या होगा देखो, अब ए और बी दोनों को मैंने लिख दिया एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ओके, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। अब कुछ ये रह गया, अब क्या करेंगे, इन दोनों के लिए dt विद रिस्पेक्ट टू dt है, बाहर निकाल दो ये थिंग्स पूरी दोनों में सेम है एक तरह से, तो ये बाहर आ जाएगी तो क्या बनेगा, dt और अंदर क्या रह गया, साइड पे क्या, एक्सटर्नल, कुछ ये रह गया हमारे पास। अब मोमेंटम है, वेलोसिटी से चले थे तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, ए का हो गया, मास भी ए का हो गया, वेलोसिटी और मास भी किसका, बी का हो गया, तो ये एक्सटर्नल आ गया हमारे पास कुछ ये। अब क्या होगा, वेलोसिटी किसके बराबर थी, इन थिंग्स के, तो मैं क्या लिखूंगा अभी इसके बाद, इस यहां पर ऊपर कर देता हूं बच्चों, डी बाई डी टी था, एम ए डी आर ए बाई डी टी, एम बी डी आर बी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल टोटल, तो कुछ ये रह गया। अब क्या होगा, डी बाई डी टी फिर से बाहर निकाल दो, तो क्या बन गया बच्चों, डी स्क्वेयर बाई डी टी का स्क्वेयर, तो कुछ ये बन गया, नीचे से ऊपर भी वो आ गया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर अपॉन कुछ भी नहीं है, तो यहां पर आएगा एफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या करूंगा, दो मासेस से एम ए एम बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करूंगा अगले स्टेप में, तो एम ए प्लस एम बी हो गया, तो नीचे भी करूंगा तो वो आएगा, यहां पर मैं लिखूंगा एम ए प्लस एम बी। अब देखो क्या है, अब पूरी चीज, ये पूरा मास हो गया सिस्टम का, दो ही तो पार्टिकल्स से ये और ये टोटल मास हो गया, तो ये पूरा बन गया एम, टोटल मास होगा पार्टिकल, ठीक है। यहां पर कुछ ये बना इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बन गया, क्लियर है।
अगर आप यहां पर देखो बच्चों एक आर्टिकल यहां पर मैं छोड़ रहा हूं इसको, तो ये मैंने छोड़ा कुछ ये चीज, यहां पर मैंने इस आर्टिकल को छोड़ दिया। मुझे पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू डीवी बाई डी टी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, साथ में है आर, कुछ ये होता है। तो ये चीज बच्चों यहां से किसके बराबर है, एफ के, एफ के बराबर थी ये चीज। अब इसको यहां से इसके साथ कंपेयर करो, ये हमारे पास क्या है, टोटल मास था, ये टोटल मास हो गया। यहां पर डबल के साथ 2 बार डिफरेंशिएट है, तो ये साथ में आर है, तो देयरफॉर ये पूरे के साथ कंपेयर करूंगा तो ये पूरी चीज बन गई आर इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, तो टोटल फोर्स, ये फोर्स आ गया साइड में। तो यहां से मुझे क्या पता चला, देखो सारा मास है, यहां पर सारा मास कंसंट्रेट करता हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर। सो इसका ये था, इसका ये था, दोनों के लिए है। सो देयरफॉर ये जो आर बनेगा यहां पर, तो वो क्या होगा, ये वाला आर। तो वो आर की वैल्यू यहां से क्या आई, ये वाली वैल्यू आ गई। सो हम लिखेंगे क्या अब यहां पर बच्चों कि आर इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर अपॉन एम ए प्लस एम बी। तो ये पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास का, ये रहा। तो मुझे पता चल जाएगा ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर की दूरी पर कौन सा है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड करना था, टू पार्टिकल सिस्टम का, तो वो हमने फाइंड कर लिया। 2 पार्टिकल सिस्टम का ये रहा। 3 का हो जाए तो क्या करेंगे, एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर प्लस एम सी आर सी वेक्टर और डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो 3 का ये हो गया पोजीशन वेक्टर। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। मारो इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्पेशल केस करना है अभी इसके बाद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना उसको भी। तो मारो स्क्रीनशॉट पहले इसका। तो अब देखो बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया था आर इक्वल सेंटर ऑफ मास का एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर अपॉन एम ए प्लस एम बी। क्लियर, यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब करेंगे क्या, देखो ये बॉडी यहां पर थी, अगर ये बात मानी जाए वो है कि अगर इन दोनों में से, जब ये सेंटर पर है, तो मान लिया जाए कि अगर सी जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर। माना जाए कि जो ये सिस्टम है बच्चों, ये जो सी पॉइंट है ये कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर, मीन्स ये यहां पर है, मीन्स उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 0। अगर मैं इतनी बात बोलूं कि ये कहीं पर भी हम बोलेंगे कि कहीं किसी भी हम एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास हैं, तो हम उस पे देखेंगे कि यार सी पॉइंट कहां पर है उस बॉडी का, कहीं पर भी होगा। अगर 1 डायमेंशन है तो मीन्स किसी एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर ही होगा। 2 डायमेंशन है तो यहां और यहां, इसके लिए यहां पर कहीं पर होगा। 3 डायमेंशन मीन्स कहीं पर भी हो सकता है, पूरे वैक्यूम में कहीं पर भी हो सकता है, उस बॉडी के अंदर शेप, उस बॉडी के अंदर स्फीयर के अंदर कहीं पर भी हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास। बट बच्चों अगर वो बोला जाए कि वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा है, सो देयरफॉर वो कहां पर होगा, सीधा इस पॉइंट के ऊपर होगा। मींस जहां से हम उसका स्टार्ट करते हैं पोजीशन काउंट करनी, सेंटर ऑफ मास वहां पर है। तो देयरफॉर जो बॉडी होगी हमारे पास वो कुछ ये बॉडी है जैसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों मान लिया जाए कहां पर है, इस जगह के ऊपर है। ओके, तो मान लीजिए ये बॉडी थी हमारे पास कुछ इरेगुलर शेप, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो देयरफॉर इसका आर क्या हो गया, 0। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 0। पोजीशन वेक्टर 0 है तो देयरफॉर क्या, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये भी साथ मल्टीप्लाई करके 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, एम ए आर ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी आर बी वेक्टर। अब देखो
ये तो बहुत सारे सिस्टम के लिए मैंने बना दिया। अगर यही चीज पूरी पूरी यहां पर ना होती तो कहां पर होती, यहां पर। टू सिस्टम पार्टिकल्स मींस एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे, ओके, क्योंकि लाइन जॉइनिंग दीज टू पार्टिकल्स उन्हीं के ऊपर, उसी के ऊपर कहीं पर क्या आ रहा था, सेंटर ऑफ मास। सो देयरफॉर अगर मैं इसको यहां से उठाकर यहां पर रख दूं, एक ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, तो कुछ ऐसे होगा, तो ये बी हो गया, मान लीजिए ए हो गया, तो ये उसका सेंटर ऑफ मास आ गया सी। क्लियर? तो एक मतलब पॉजिटिव की ओर होगा, एक नेगेटिव की ओर होगा। तो देयरफॉर यहां से क्या है, ये पॉजिटिव की ओर है, ये नेगेटिव की ओर है। और यहां पर देखो तो मैं इसको आप ऐसे करो, फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो बच्चों इसको ऐसे लिख दो। नेगेटिव कौन सा, ए है, तो देयरफॉर इसको इस साइड देंगे हम, तो क्या बन गया, एम बी आर बी इक्वल्स टू माइनस एम ए आर ए वेक्टर। क्लियर? अब समझ में आ गया। ये नेगेटिव ऑफ आर ए, नेगेटिव ऑफ आर ए, नेगेटिव साइड, तो ये पॉजिटिव साइड थी, तो आर भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इस केस के अंदर हमने किसी भी चीज को फाइंड करना हो बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी फाइंड करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, अपॉन एम बी इक्वल्स टू आर ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर और देखो, अगर ये अब ये कहीं पर इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के कहीं पर आया था, यहां पर मान लो आया, अगर तो दोनों के दोनों का मासिस क्या है, सेम, दोनों बॉडी पार्टिकल्स का मास है सेम, इसका भी उतना इतना उधर, तो कैंसिल आउट हो गए, तो आर बी कितना होगा, माइनस ऑफ आर ए, मीन्स जितना ये यहां से होगा उतना ये यहां से होगा, क्योंकि ओरिजिन से ही तो काउंट कर रहे थे। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पर था, तो अभी ये पार्टिकल यहां पर है, तो देयरफॉर ये आर बी क्या हो गया, ये, तो ये पार्टिकल यहां पर था, अब ये पार्टिकल यहां पर है, तो ये क्या हो गया, आर ए। ओके, तो बोला गया कि आर बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ आर ए। जितनी आर ए की वैल्यू है उससे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और था, इसका नेगेटिव मीन्स ये पॉजिटिव आ गया, तो आर बी जितना है उतना ही आर ए होगा। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के ठीक सेंटर में, मिडवे पॉइंट पे ऊपर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अगर इन दोनों में से जो बड़ा होगा, जैसे मान लो आर ए बड़ा है, आर ए की वैल्यू आर बी से छोटी है, आर ए की एम ए की वैल्यू एम बी से ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा मतलब इन दोनों की जो आप डिवीजन करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये ज्यादा वैल्यू होगी। ज्यादा का मतलब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सो देयरफॉर अगर एम ए जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है, ध्यान से समझो अभी बच्चों, अगर ये भारी है, ये पार्टिकल जो है ये भारी है, ये ज्यादा है, सो देयरफॉर क्या वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा, कौन सी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो देयरफॉर आर बी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां से कुछ इस साइड आएगा। तो आप इसको कंसीडर करके चलो, किस केस के अंदर, जैसे मान लो आपने किसी भारी चीज को उठाना हो बच्चों, समझो, हाँ ठीक है, ओके, तो आप मान लो आपने क्या करना है, इस भारी चीज को उठाना है और ये किसी ग्राउंड स्टेट के ऊपर पड़ी हुई है, ओके, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ही भारी चीज है, इसको उठाना हाथ से मुश्किल है, तो आप किसी वुडन ब्लॉक की आप हेल्प लोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर तो आप वुडन ब्लॉक को यहाँ पर सेंटर पे यहाँ पर आप कोई स्टोन रखोगे, उसके ऊपर ये वुडन ब्लॉक को ऐसे रखोगे, इसके नीचे फंसाओगे और बच्चों ऐसे रखोगे आप, तो यहां से अगर आप फोर्स डालोगे तो ये ऊपर को आएगा। तो रखा कहां पर आपने, यहां पर, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ उतनी इसकी लेंथ, तो एट दैट टाइम अगर आपको इसको उठाना पड़ेगा तो यहां पर भी बच्चों जितना इसका फोर्स था उतना फोर्स रखना पड़ेगा। क्लियर? तभी ये ऊपर को उठेगा, क्योंकि अगर आपने ये लेंथ दोनों की क्या रखी है, सेम, जितनी ये है उतनी ही ये है। अगर जैसे मैंने अभी केस बताया कि एम ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो एम बी से, तो देयरफॉर आर बी की लेंथ बढ़ेगी, आर बी की लेंथ ज्यादा चाहिए, तो इसकी अगर ये भारी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइड, क्योंकि आर बी की वैल्यू ज्यादा। सो एट दैट टाइम आप इसको स्टोन को यहां से हटाकर यहां पर रखो कहीं पर, अब रख दिया, अब यहां पर अगर आप लाइट सा भी फोर्स डालोगे तो बच्चों ये ऊपर को उठेगा, हो गया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आना शुरू हो जाएगा यहां पर। क्लियर में आगे बात बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पर लगेगा, टॉर्क लगेगी यार, ये नीचे को ये ऊपर को टॉर्क बननी शुरू होगी यहां पर। क्लियर है? तो जिस साइड जो भारी होगी उसकी और
सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, खिसक जाएगा। क्लियर? ये दोनों हमारे पास कौन से थे, इसके स्पेशल केसेस। आप नेक्स्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स। मारो स्क्रीनशॉट इसका भी। सो नेक्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स। तो उसके लिए भी क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे अभी आपने किया था वैसे ही करोगे हम। तो उसका भी बच्चों क्या, हम आर निकालेंगे तो वो आर क्या बनेगा, देखो पहला ए साथ में आर ए, एम बी आर बी, एम सी आर सी, सो ऑन अप टू एम एन आर एन, अपॉन क्या होगा, सारे के सारे मासेस की एडिशन। इक्वल्स टू कितना, कैपिटल एम। तो ये हमारे पास था सेंटर ऑफ मास एन पार्टिकल्स को कैसे निकालना है, हम ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। इसको एक इक्वेशन में अगर लिखना हो तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, वो देखो टोटल मास है, ये हमारे पास नीचे होगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो ये सभी चीज को हम कैसे लिखेंगे, आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू एन पार्टिकल्स है हमारे पास, समीशन कर दी, सभी के सभी को एडिशन कर दी। ये एडिशन के साइन को हम लिखेंगे सिंपल, यहाँ पर एडिशन है तो इसको समीशन कर दें आई से लेकर एन तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, पहले से लेकर एन तक टोटल कितने हैं। ओके, अब 1 से लेकर मीन्स ए से स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट हो गए 1 ए बी सी अप टू एन तक, तो इसको भी मैं लिखूंगा ए से स्टार्ट करके। ओके, तो ए से अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, सो ऑन, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, ए से लेकर एन तक हो गए। और यहाँ पर लिखेंगे हम एम आई आर आई अपॉन टोटल मास क्या है एम आई। ओके, सारे के सारे का एडिशन कहां तक था, एन तक, सारा इकट्ठा लिख दो, ऊपर भी जो थे इसको अब इकट्ठा कर देंगे हम, सबमिशन कर दिया सभी का, तो एक प्रॉपर लिख दिया हमने। ओके, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स। अब बच्चों अगर हमारे पास सिमेट्रिक शेप के बहुत सारे पार्टिकल्स हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनका हम सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना हो तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमें पता चल चुका कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ओके, कोई हमारे पास सर्कल हो, रिंग शेप हो तो उसका सेंटर, पूरा सर्कल हो, पूरा हमारे पास ये एक प्लेन एरिया हो, प्लेन हो या एरिया हो या लेमिना हो और रेगुलर शेप है तो बच्चों उसका सेंटर भी ये आएगा हमारे पास। ये अगर रिंग है तो बच्चों रिंग का सेंटर ये रहा हमारे पास। कोई रॉड है हमारे पास तो रॉड का सेंटर ठीक है यहाँ पर आएगा। अगर ये सिमेट्रिक शेप है, प्रॉपर शेप्स है, इरेगुलर नहीं है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होगा, इसके ये जो मीडियंस होंगे यहां से लेकर इसके सेंटर तक जाएंगे, इसके से लेकर सेंटर तक, यहां से लेकर सेंटर तक, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कोई रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल डायगोनल्स को मिलाओगे ऐसे तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। वैसे ही सभी के लिए आप निकाल सकते हो। कोई कोन होगी हमारे पास तो उसके लिए आप कैसे करोगे, ये उसके वर्टेक्स से लेकर ये टोटल हमारे पास h होगी, इसके लिए 3h/4, 4 में से 3 पार्ट ऐसे, अगर ये 3 पार्ट हो गए तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। अगर 4 हाइट्स में डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं, यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 4, 4 हाइट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 3 एक साइड होंगे, तो यहाँ पर क्या करेगा सेंटर ऑफ मास है इसका। तो ये रेगुलर्स के हम आराम से कर सकते हैं जिनके सिमेट्रिक शेप्स हैं। तो अब बच्चों इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक और है, उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हम इकट्ठे से खत्म कर देंगे। तो वो क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, कैसे होगा बोलो जल्दी से। बताया था मैंने जब इस सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट किया था कि जो फोर्स सारी की सारी सिस्टम के ऊपर लग रहा है, अगर वही फोर्स बच्चों सेंटर ऑफ वो मतलब
पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वही बच्चा सेंटर ऑफ मास को मूव करवा रहा है। इसका मतलब कि वो सारे के सारे कहां पर लग रहे हैं, एक तरह से सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, तभी तो बॉडी आगे मूव कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही बॉडी मूव करेगी। प्रूफ करते हैं कैसे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर, तो समझो कैसे। एल पार्टिकल से स्टार्ट कर लें। तो हमारे पास था r इक्वल्स टू, आर ये क्या है, अभी पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। तो ये क्या हमारे पास आया था बच्चों, यहां पर हमने फाइंड की थी वैल्यू एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी प्लस सोन अप टू एम एन आर सी आर एन अपॉन क्या आएगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम ऑफ एन तक। क्लियर, तो ये पूरा पूरा क्या था हमारे पास, एम था कैपिटल एम। तो ये एम इस साइड लिख लू मैं, ये सेंटर ऑफ मास के साथ आ जाएगा यहाँ पर एम आर, और यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पूरा क्या होगा, ये पूरा पूरा इकट्ठा करने, तो ये इसको लिखूंगा मैं एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी प्लस एम सी आर सी एंड सो ऑन, कहां तक एम एन आर एन तक। अब दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू डी टी डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, यहां पर बन गया v आ जाएगा कैपिटल V, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी कर देंगे r के साथ, तो ये क्या बनेगा, ऐसे था, तो ये क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल की वेलोसिटी, उसी तरह से b की वेलोसिटी एंड सो ऑन, उसी तरह से ये r ये v n की वेलोसिटी होगी हमारे पास। अब ये क्या है, m इंटू वी मोमेंटम होता है, और ये भी क्या है, अकेले अकेले का मोमेंटम, पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, और ये रहा n का मोमेंटम। सो देयरफॉर मोमेंटम क्या होगा बच्चों जी, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम एंड सो ऑन एन, तो देयरफॉर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्लियर, समझ में आई बात। ओके, सेंटर ऑफ मास के ऊपर मोमेंटम, क्योंकि सारा मास जो फोर्स लग रहा है तो बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो वो हमें फील कैसे, वो कंसंट्रेट कहां पर हुआ है, पूरा सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ही तो हिलाएंगे तभी पता चलेगा कि बॉडी मूव करी है। देयरफॉर समझ में आई बात। ये एक छोटा पार्टिकल था इसके साथ, वो भी मैंने नाल ही कवर अप कर दिया बच्चों साथ में ही। तो वो क्या था, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वो यहां से होगा, तो वो भी साथ साथ में कवर अप करेंगे, इकट्ठा करेंगे दोनों को। तो ये कौन सा टॉपिक है साथ में चल रहा है, वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ वेरियस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ये वाली इक्वेशन जो मैंने साथ में लिखी, अभी इससे आगे ये स्टार्ट होगा, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन से चलूंगा अभी आगे। और तो वेलोसिटी तक बन गए, पहुंचना कहां है हमने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तक, फोर्स तक पहुंचना पड़ेगा। अभी वेलोसिटी आर से वेलोसिटी एक बार और डिफरेंशिएट कर दे इसको ही, तो वो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, कैपिटल ए लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डीवी बाई डी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर क्या आएगा, पहले का, दूसरे की, एन की। तो ये सारे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले के ऊपर का फोर्स F1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 एंड सो ऑन, एन का ये। तो ये टोटल फोर्स हो गया, क्योंकि इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये टोटल फोर्स हो गया F एक्सटर्नल। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, इसके। अब ये m था, कैपिटल M है यहां पर बच्चों, पूरा मास। तो पूरा मास कंसंट्रेट कहां पर होता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर सारा मास, और उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन a किसने मूव करवाया, एक्सटर्नल फोर्स ने। सो देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स ही तो ऐसी चीज है बच्चों जो कि किसी बॉडी को मूव करवाते, मीन सेंटर ऑफ मास को मूव करवा दिया, तो उसमें मोशन तभी आएगा अगर वो एक्सटर्नल फोर्सेस उस सिस्टम के ऊपर लगी होंगी।
इंटरनल फोर्सेस ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, प्रूफ हो चुका है। अब इससे आगे चले, ये मोमेंटम सभी का था, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा, पहले का दूसरे का अप टू एंड तक है हमारे पास। अब देखो मोमेंटम है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ से चले तो वो था हमारे पास dp बाई डी टी इक्वल्स टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब मोमेंटम हमारे पास है ये सारा का सारा, क्योंकि ये एक का मोमेंटम दूसरे का तीसरे का सारा इकट्ठा कर दो तो ये पूरे का बनेगा। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास में जो बच्चा मोमेंटम चेंज आएगा वो क्या होगा, यहां पर मैं लिखूंगा p की जगह dv लिख दी, m इंटू बी लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ये इक्वल्स टू f। ओके, अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो कुछ ये बनेगा, तो कुछ ये है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर फोर्स हमारे पास होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो तभी वो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन चले एक साइड की, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो तभी बच्चा जी बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी मींस एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा मींस चेंज इन वेलोसिटी आएगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट बाहर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी। सो देयरफॉर अगर फोर्स जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, देयरफॉर v क्या रहेगा, कांस्टेंट। v कांस्टेंट का मतलब क्या, अगर तो वो बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सटर्नल फोर्सेस अगर नहीं लगी तो बॉडी वो चली वो रेस्ट पे ही रहेगी, उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं करेगा। अगर वो बॉडी मूव कर रही है, पहले से मूव कर रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस हमने नहीं लगाई, तो तब भी बच्चा जी dv बाई डी टी, जो v पहले थी v वही रहेगी, dv बाई डी टी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो तभी dv बाई डी टी होगा, तो dv बाई डी टी होगा मीन्स वेलोसिटी में चेंज आएगी। क्लियर होगी बच्चा, मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर मोमेंटम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कि एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, बॉडी मूव करेगी, उसके आर में चेंजेस आएगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा मींस मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी। न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, बात बोल रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी, जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम रहेगा, v क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर जीरो है तो मोमेंटम पहले भी जीरो, अब भी मोमेंटम जीरो, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर वेलोसिटी पहले जो थी अब भी वेलोसिटी वही है, सो देयरफॉर मोमेंटम पहले जितना ही रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। दोनों आर्टिकल साथ साथ इकट्ठे कर दिए बच्चा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और साथ में लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब दो तीन एप्लीकेशन है इसकी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वो करेंगे, इसके बाद आज का टॉपिक खत्म। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से इसका बात को याद रखो बच्चों कि सेंटर ऑफ मास, ये मास था पूरी बॉडी का कंसंट्रेट किया गया किसी पॉइंट के ऊपर, मीन्स जब ये एक्सेलरेशन थी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, किसके कारण आई थी, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स ही ओनली जिम्मेवार है किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट के लिए। ओके, ये बात रखना ध्यान में। तो फर्स्ट है बच्चों हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम पार्टिकल। अब एक रेडियम पार्टिकल है हमारे पास, उसका कोई न्यूक्लियस है मान लो, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उसका, तो कंसंट्रेट वहां पर किया गया है सारा कुछ। और ये किससे बना हुआ है, हीलियम पार्टिकल से, जहां अल्फा पार्टिकल आप बोल दो, और सेकंड बना हुआ है रेडियम पे, रेडियम पार्टिकल्स पे। ओके, वो बोलते हैं कि जब ये रेडियम पार्टिकल जो है वो डिसइंटीग्रेट, टूटता है, तो बच्चों एट दैट टाइम इस, अगर मान लो ये रेस्ट पर था, पहले ही रेस्ट पर है, और एट दैट टाइम अगर वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वो टूटा, तो वो किस तरह से टूटेगा, उसके ये जो पार्टिकल्स दोनों के दोनों है वो एक इस साइड को चला जाएगा, एक इस साइड को चला जाएगा, ताकि ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेस्ट पर ही रहे। अगर ये पहले ही रेस्ट पर था तो एक हीलियम पार्टिकल इस साइड को चले गया और रेडियम का पार्टिकल इस साइड को चला गया।
तो वो बच्चे एट दैट टाइम वो रेस्ट पर, ताकि सेंटर ऑफ मास फिर भी रेस्ट पर रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट कब आएगी, जब एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। और ये जो बाउंड किया गया है इसके अंदर ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो बाउंड थे वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्सेस के साथ थे। सो देयरफॉर क्या हुआ, इंटरनल फोर्सेस हेल्प नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट में, तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के साथ वो ब्रेक डाउन हुआ, इक्वल एंड ऑपोजिट, एक इस साइड को चला गया, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहा। अगर वो मूवमेंट में होता, सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, न्यूक्लियस जा रहा है ऐसे रेडियन का, तो अगर इसे इंटीग्रेट हुआ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये सेंटर ऑफ मास रहा, ये पार्टिकल इस साइड को चले गए और दूसरा पार्टिकल जो था रेडियन का इस साइड को चला गया, ताकि सेंटर ऑफ मास फिर भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ उसी साइड को जाता रहे, सेंटर ऑफ मास में चेंज ना आए, क्योंकि एट दैट टाइम इस वक्त भी इंटरनल फोर्सेस के साथ ही डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास फिर भी अपनी जितनी वेलोसिटी के साथ पहले जा रहा था उतनी वेलोसिटी के साथ जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं है मींस एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है मींस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तभी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी जैसे पहले थी वैसी ही है। फर्स्ट केस समझ में आ गया। तो बच्चों सेकंड है हमारे पास, केस को थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से समझें कि एक है हमारे पास अर्थ, अर्थ को मैनेज कर लेना बच्चा, कैसी भी अर्थ बनी है, मेरी थोड़ी अर्थ ऐसी बनती है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप है, इसके पास कोई मून भी है, ओके। अब क्या है, हमें पता है बच्चों कि जो ये अर्थ है इसके पास ये जो मून है, मून अराउंड द अर्थ मूव करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, सर्कुलर ऑर्बिट घूमता है। हमें शुरू से ये बात बताई गई बच्चों कि ये जो मून है ये अर्थ के अराउंड घूमता है, नहीं, ये किसके अराउंड घूमता है, जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों, उसके अराउंड ये घूमता है मून ऑलवेज। और अर्थ एक साइड रहती है और मून दूसरी साइड रहता है हमेशा। इन दोनों के बीच में, जैसे ये अर्थ होगी ये मून हो गया, इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा। वो कहां पर होगा, देखिए पढ़ा था, जो बारी चीज है, जो छोटी चीज है, अब इसका अर्थ का मास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मून, सो देयरफॉर अर्थ के बिल्कुल पास होगा सेंटर ऑफ मास, तो देयरफॉर वो यहां पर कहीं पर है सेंटर ऑफ मास। इन दोनों से ये अर्थ हो गया, इसके पास ही बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, और यहां पर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा अराउंड दिस सेंटर ऑफ मास। कौन सा, ये मून। अर्थ अपने एक्सिस के अक्रॉस ऐसे घूमती रहती है, लगातार ऐसे घूमेगी, अराउंड ऐसे घूमती रहती है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड कौन सा घूमेगा, मून। और ये सेंटर ऑफ मास अर्थ के बिल्कुल पास होता है, देयरफॉर हम ये फील करते हैं कि ये मून जो है ये वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, बट नहीं, वो दोनों एक दूसरे ठीक ऑपोजिट होते हैं, और वो सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस दोनों घूम रहे, उसके अराउंड दोनों घूम रहे होते हैं, ओके। तो अब इन दोनों में केसेस में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है इन द फॉर्म ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के साथ है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा, ओके, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करवाती। सो देयरफॉर ये सेंटर ऑफ मास, अब जब ये घूमेगा, जब ये मूव करेगी तो ये भी मूव करेगा सारे, क्योंकि ये तो दोनों सर्कुलरली, ये सर्कुलरली घूमता है इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड, या आप बोल सकते हो कि इस अर्थ के अराउंड, इसका मास काफी ज्यादा है तो ये इसके ऊपर ही है, एक तरह से सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल पास है, ओके, ये बिल्कुल ही पास आ गया सेंटर, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। अब क्या होगा, एक सन है, अब सन के अराउंड ये घूमता है, अर्थ घूमती है, आपने पढ़ा है कि अर्थ घूमती है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बट वो अर्थ नहीं बच्चों, वो कौन घूमेगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है वो इन एलिप्टिकल ऑर्बिट मूव करता है अर्थ इज सन के अराउंड, ओके। अब सेंटर ऑफ मास को किसने मूव करवाया, इस सन ने, तो सन ने अपने अराउंड घुमा रहा है इस सेंटर ऑफ मास को, तो हमें फील होता है कि अर्थ जा रही है, तो अर्थ के जाने के साथ ये मून भी जाएगा।
सो दोनों के दोनों इंटरनल फोर्सेस के साथ अटैच, अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा। और मूव कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। और फील कौन सा होता है कि अर्थ घूम रही है, अर्थ इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रही है। बट हालांकि ये दोनों बिल्कुल पास पास है, इसलिए फील कहा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट घूमती है सन के अराउंड। ओके, तो सेंटर ऑफ मास को मूव करवाया इन दोनों के, सेंटर ऑफ मास और सन ने। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स। और वो फोर्स किसका, किसका फोर्स है? मून और अर्थ दोनों के जो सिस्टम होगा बच्चा, इस सिस्टम और इस सन, इनके बीच में जो फोर्स होगा बच्चा, वो होगा एक्सटर्नल फोर्स। उसकी वजह से ये सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है। क्लियर? इससे समझ में आ गया होगा ये बात आपको। तो इसके बाद बच्चों मैं इसको इरेज करूंगा। इसके बाद दो एप्लीकेशन है, उसे हम करेंगे। थर्ड है हमारे पास बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार क्या है बच्चों? हमारे पास मान लो दो सीरीज स्टार्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, ये और ये मतलब क्या कि अब ये अगर मूव करेगा, जैसे मान लो ये ए स्टार है, इसका भी ये रहा इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट मूव करने का, दूसरे का भी कोई होगा, और वो है मान लो कुछ ये रहा। ओके, ये आ गया हमारे पास बी स्टार है, और ये हमारे पास है मास ऑफ सीरीज ए स्टार। ओके, इन दोनों स्टार कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं बाइनरी स्टार। बच्चों एट दैट इसमें भी क्या होगा, ये लगातार अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ऐसे, और इनका सेंटर ऑफ मास एक कॉमन पोजीशन पे रहेगा इन दोनों की लाइन को जो ज्वाइन करा यहां पर। ये सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से नहीं हिलता, ये लगातार अपनी मूवमेंट ऐसे करते रहेंगे। ये ऐसे जाएगा, यहां से ये ऐसे जाएगा, और फिर से इधर से ये ऐसे जाएंगे, और जब ये यहां पर पहुंच गया एट दैट टाइम ये यहां पर होगा, और सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर फिक्स रहेगा। अब इसका मान लिया जाए, अगर मैं इसको मान लेता कि ये भी सर्कुलर है, तो इसका बच्चों ये इसका सेंटर का भी ये रेडियस जो है, मान लो ये सर्कुलर ही है एक तरह से, तो इसका रेडियस है ज्यादा। ओके, तो इसका रेडियस है लेस। ओके, रेडियस है ज्यादा, रेडियस है लेस। तो अब वी नो दैट v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा कोई ना कोई स्पीड्स होगी, इनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी v की स्पीड ज्यादा होगी। सो देयरफॉर इसमें ये स्पीड ज्यादा पकड़ता हुआ जाएगा, इसका रेडियस कम है, ये स्पीड लेस पकड़ता हुआ जाएगा। अगर मैं ओमेगा ओमेगा दोनों के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू रख रहा हूं तो ये जब यहां पर है तो एट दिस टाइम ये यहां पर है। अब ये ज्यादा स्पीड पकड़ता हुआ यहां पर आएगा, और ये यहां पर पहुंचा, ये यहां पर पहुंच गया। एट दिस टाइम ये ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता हुआ यहां पर पहुंच गया, और ये फिर से ऐसे मूवमेंट करते हुए ये लगातार ऐसे मूवमेंट करते जाएंगे, सेंटर ऑफ मास यहां पर ही रहे। तो ये भी बच्चों दोनों के दोनों स्टार्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनल फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। तो और कभी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास मूव कर सके, तो वो बच्चों कोई और एक्सटर्नल सेलेस्टियल बॉडीज होंगे हमारे पास, जिनकी वजह से ये सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करता है, अदरवाइज मूव नहीं करेगा, वहीं का वहीं रहेगा बाइनरी स्टार्स के कॉम्बिनेशन के अंदर भी। क्योंकि ये दोनों में दोनों आपस में जितने भी स्टार, दोनों स्टार जो है, जहां और भी स्टार्स हो सकते हैं, तो बच्चों वो जितने भी आपस में जुड़े होंगे वो इंटरनल फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए लास्ट केस है फायर क्रैकर के केस में। वो कौन सा है? आप जैसे रॉकेट की एग्जांपल ले लो। अब आप दिवाली के ऊपर कोई रॉकेट ऊपर को उठाओगे बच्चों, उसको जब ऊपर को भेजोगे तो एट दैट टाइम क्या होगा, बर्निंग इफेक्ट देता हुआ वो कुछ ऐसी मूवमेंट करता हुआ, पैराबोलिक पाथ देता हुआ ऐसे जाएगा, और यहां पर जाकर वो जब क्रैक कर गया तो उस वक्त क्या होगा, उसके जो फ्रेगनेंट्स है वो लगातार बच्चों ऐसे बाहर निकलेंगे, उसके जो पार्टिकल्स है बर्न होकर ऐसे बाहर निकलेंगे, और क्या होगा उसके बाद ये ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा। तो अब क्या केस क्या है,
कि ये जो पार्टिकल्स को हमने बाहर से एनर्जी दे दी थी, तो अंदर जो पार्टिकल्स जब ऊपर जाकर क्रैक हुए, उस वक्त क्या हुआ कि सारे के सारे पार्टिकल्स किस तरह से जुड़े थे आपस में, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जुड़े थे। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, जब ये क्रैक हुए तो सेंटर ऑफ मास जैसे जा रहा था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इनकी डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से। तो वो जैसे जिस रास्ते को फॉलो करता हुआ जाना चाहिए था उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ पहुंचा। अगर ये क्रैक ना भी करते तो इसी पाथ को वो फॉलो करता हुआ ऐसे वापस आना था। सो देयरफॉर वो भी इंटरनल फोर्सेस के साथ जुड़े थे। तो इंटरनल फोर्सेस हैं तो बच्चा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अंदर कोई चीज नहीं आएगा, मींस एक्सेलरेशन नहीं आएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी, जीरो। समझ में आई बात बच्चों? आज सेंटर ऑफ मास पूरी अच्छे तरह से हमारा हो गया। काफी लंबा लेक्चर है बट अच्छे से पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम टॉर्क के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। लाइफ को करना क्या है, एंजॉय। यूनिट नंबर 5 कंटिन्यू चल रहा है तो आप साथ में जुड़े रहना। बाय बाय, टेक केयर।